हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालय। इसे आप आदर्शालय @7565 से भी गूगल सर्च पे खोज सकते हैं, और अदरवाइज मेरे लिंक से भी इसे खोज सकते हैं। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 11-12 के लिए, नीट के लिए, एनसीईआरटी के सिलेबस के बेसिस पर। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे आज हम शॉर्ट में करीब करीब एक साथ पूरा क्लासिफिकेशन चैप्टर देखेंगे। इसके बाद इनके डिफरेंट किंगडम्स या डिफरेंट ग्रुप्स को अलग अलग, अगर आप रिक्वायरमेंट होगी आपकी, तो आप चैट बॉक्स में डालें, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, क्योंकि क्लास 12 के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट किया स्टूडेंट्स ने। तो लेट अस सी। सो स्टार्ट विथ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ रिलेटेड। बायोस इज लाइफ एंड लॉगस इज स्टडी। तो लाइफ की स्टडी इज बायोलॉजी, और बायोलॉजी को पढ़ने के लिए जितने भी लिविंग वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स हैं जिनमें लाइफ है, उनको पढ़ना बायोलॉजी हो गया। अब इस स्टडी के कन्वीनियंट के लिए, जैसे कि एक स्कूल, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी कैटेगरीज के हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स उनमें कॉमन चुने जाते हैं, जैसे एज फैक्टर हो गया, उनका इंटेलिजेंसिया लेवल हो गया, उसके बेसिस पे उनको डिफरेंट क्लासेस में पुट करते हैं। तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी के हेल्प के लिए स्मॉलर ग्रुप्स में रखा गया है। दैट मे बी कॉल्ड एज classification. Biological classification or scientific classification is a method of scientific taxonomy used to group and categorize organisms into groups like genus, species. These groups are called as taxon. तो ये हम बाद में देखते हैं डिटेल्स कि किस तरह से इनकी ग्रुपिंग की गई है। अभी हम इतना समझें कि स्टडी नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जरूरी क्यों समझा गया, क्योंकि एज अ होल इतने डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर्स हैं लिविंग थिंग्स में, कि हम लिविंग थिंग्स को एज अ होल बिना उनको अलग अलग श्रेणियों में रखे हुए, बिना क्लासिफाई किए हुए, स्मॉलर ग्रुप्स में रखे हुए जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हों, स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उनको उनके पाए जाने वाली जगह के आधार पर, जिसे हैबिटेट कहते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उनके एनाटॉमी के आधार पर, उनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर, उनकी फिजियोलॉजी के आधार पर, इवोल्यूशनरी पोजीशन के हिसाब से, फाइलोजेनी जिसे कहते हैं, ये सब को अच्छे से जानने समझने के लिए क्लासिफिकेशन पद्धति अपनाई गई, जिसे सबसे पहले बिल्कुल 350 बीसी के अराउंड अरिस्टोटल ने बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड, अर्लीस्ट सिंपलेस्ट वे में क्लासिफाई किया था, जिसमें उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया था, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्लासिफिकेशन के टाइप्स हम आते हैं। इसके पहले दिस इज, ये जो टैक्सॉन, स्पीसीज, ये डिफरेंट लेवल्स हैं इस पूरे लाइफ को स्टडी करने के लिए। 8 लेवल्स बनाए गए हैं: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन लेवल्स को हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्लासिफिकेशन से शुरू करें। क्लासिफिकेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स into groups according to their similarities। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलैरिटीज के बेसिस पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसा स्कूलों में भी आपके स्कूल में होता होगा कि किस एज ग्रुप के बच्चे, कितने इंटेलिजेंस ग्रुप के बच्चे कितने क्लासेस में, किस क्लास में रखे जाएंगे। तो इसके लिए जो कंसीडर किए गए हैं कैरेक्टर्स, वो हैं फिजिकल ट्रेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, मतलब लक्षण, कैरेक्टर्स, बिहेवियर, हाउ दे बिहेव, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे उनका डाइजेशन होता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बायोलॉजिकली ये सारे टर्म्स आते हैं बिहेवियर में। एंड दैट और न्यूट्रिशन, क्या खाते हैं, खुद बना के खाते हैं या बना बनाया खाना लेते हैं। जो खुद बनाते हैं वो प्लांट्स हो गए, ऑटोट्रॉफ्स हो गए। जो बना बनाया रेडीमेड खाना लेते हैं वो हो गए एनिमल्स। तो दिस सिस्टम
सबसे पहला जो लीनियस क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, इट वाज गिवन बाय लीनियस एंड इट वाज कॉल्ड एज लीनियन सिस्टम। जो अभी हमने आपको बताया, अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि ओल्डेस्ट और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल इन अराउंड 350 बीसी, जिन्होंने दो मेजर लेवल पर क्लासिफिकेशन किया। दिस इज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ही हैज ग्रुप्ड द लिविंग वर्ल्ड इनटू एनिमलिया एंड प्लांटी। एंड प्लांट्स को फिर से उन्होंने तीन भागों में बांटा। ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ हैं। श्रब्स, वो प्लांट्स जिनमें जिनका जो स्टेम है वो ब्राउनिश होना शुरू होता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत थिक नहीं होता है और बुशी दिखता है। एंड हर्ब्स, जिनमें स्टेम बिल्कुल ही हार्डन नहीं हुआ होता है। इनके लीव्स में भी पैरेलल वेन्स होते हैं। तो इस तरह से प्लांटी को तीन मेन ग्रुप में बांटा गया: ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। एंड ही इम्प्लाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सो अरिस्टोटल ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को common taken, he has taken into consideration. And तो प्लांट्स के डिवीजन हो गए ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। एंड एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया: इनामिया, ई से होता है यू, यू मतलब ट्रू। तो जो ट्रू एनिमल्स हैं जिनमें रेड ब्लड होता है, दोज ही हैज केप्ट इन द ग्रुप इनामिया। एंड जो जिनमें रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं पाए जाते हैं सर्कुलेटरी मीडियम में, उनको रखा गया एनामिया। ए मतलब नो। ये तो कॉमन चीजें हैं जो आप भी जानते होंगे। एनामिया, नो ब्लड सेल्स। anemia, having true red blood cells. But a proper system of biological classification always thought to be necessary. इस simplest classification में, जिसको सिर्फ morphological studies के basis पर किया था अरिस्टोटल ने, इसे बाद में लीनियस ने भी सपोर्ट किया था इन 1758। उन्होंने भी एनिमलिया एंड प्लांटी में डिवाइड किया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे और कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, जैसे रेड रेड ब्लड हो गए। बट देयर वेर अ लॉट ऑफ इश्यूज जो कि एक्सप्लेन्ड नहीं थे इस क्लासिफिकेशन बेसिस में। सम इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स वेर, जैसे यहाँ पे टैक्सोनॉमी फर्दर टू किंगडम क्लासिफिकेशन which has some drawbacks such as inability to distinguish between eukaryotes and prokaryotes। बहुत सारे ऐसे, जैसे बैक्टीरिया हो गए और जिम्नोस्पर्म्स हो गए। बैक्टीरिया हो गए जिनमें कि सेल वॉल बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का होता है। जिम्नोस्पर्म्स में सेल वॉल को ही बेसिकली अरिस्टोटल एंड लीनियस ने कंसिडरेशन में लिया था while dividing the living world into two groups, that is प्लांटी में सेल वॉल, एक थिक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक सेल वॉल ऑब्जर्व किया गया, और एनिमलिया ग्रुप में उनको रखा गया जिनमें ये सेल वॉल नहीं था। बट ये सेल वॉल का नेचर, इनके सेल वॉल की वर्किंग स्टाइल, ये सब बहुत ही डिफरेंट थे। बैक्टीरिया में अलग थे, जिम्नोस्पर्म्स में अलग थे, फंजाई में काइटिन का सेल वॉल है, प्लांट्स में सेलुलोज का सेल वॉल है। इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं था। फिर फंजाई जिनको प्लांट्स में रखा गया था वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स जिनको अदर प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो इन दोनों को ही, प्लांट्स को भी और फंजाई को भी, प्लांटी में रख दिया गया। Unicellular Chlamydomonas has been kept with Spirogyra, which is a multicellular लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको एक साथ रखा गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, जिनमें न्यूक्लियस है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस है मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें नहीं है उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो इनका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं था इस दो ग्रुप में। प्लांटी में बहुत तरह के प्लांट्स हैं जो कुछ, हालांकि बहुत कम है यूनिसेलुलर प्लांट्स, ज्यादातर मल्टीसेलुलर हैं, पर जो भी हैं उनको सबको एक साथ, फंजाई, एल्गी, सबको एक साथ रख दिया गया। प्रोकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं था। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर का एक्सप्लेनेशन नहीं था। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स का एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इनको थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए, क्लियर पिक्चर के लिए, एक
three kingdom classification has come forward, given by Ernst and Haeckel in 1866. 1866 में अर्न्स्ट एंड हैकेल ने एक और ग्रुप ऐड किया इसमें, दैट वाज प्रोटिस्टा। सॉरी, जो ये जो प्रॉब्लम आई कि किस तरह से यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वाले इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अर्न्स्ट एंड हैकेल ने एक और ऐड किया। मतलब ये नहीं कि एनिमलिया प्लांटी क्लासिफिकेशन को पूरी तरह, किसी भी क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट नहीं किया गया है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक बात ये है कि 2 किंगडम हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम हो, 5 किंगडम हो, 6 किंगडम हो, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए। किसी ने पहले क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, उसमें ऑल्टरनेशंस किए, मॉडिफिकेशंस किए, एडिशंस किए और इंक्लूजन्स को यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग, रीशफलिंग किए। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय अर्न्स्ट एंड हैकेल, जिसमें एक ऐड किया गया ग्रुप प्रोटिस्टा, और इस ग्रुप में रखा गया सिंगल सेल वाले एनिमल्स को। यूनिसेलुलर, आज हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर टर्म भी बहुत करेक्ट टर्म नहीं है, उसकी जगह ए सेलुलर टर्म आ गया। बट जब हम प्रीवियस क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं तो हम यूनिसेलुलर टर्म ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यूनिसेलुलर मतलब बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, एंड मल्टीसेलुलर मतलब बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो प्रोटिस्टा ग्रुप को इंक्लूड किया गया, जिसमें कि टिश्यू डिफरेंशिएशन अभी बहुत स्टार्ट नहीं हुआ था, बट यूनिसेलुलर जितने भी सेल्स, उन एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया गया, चाहे वो प्लांट में थे, चाहे वो एनिमल में थे, जो जिनकी बॉडी एक सेल की बनी हुई है, और उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज नहीं बने, जिनको कहते हैं लूज टिश्यू, वो ग्रेड था। तो 3 ग्रुप हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमैलिया। अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ सेल वॉल। तो इसके लिए फिर 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया बाय कोपलैंड इन 1956। ही हैज एडेड वन मोर ग्रुप, मोनेरा, और इस मोनेरा में इंक्लूड किया गया एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया। बाद में कुछ और वायरसेस, वीरियोट्स, प्रियॉन्स, ये सब भी इस ग्रुप में डाले गए, बट जब इस ग्रुप को सेपरेट किया गया तो एक्सक्लूसिवली इट दिस ग्रुप हैज इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, दैट इज वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में जो सेल है, उसमें सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दैट इज द स्टेज बिफोर फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रॉपर डिफरेंशिएटेड एक स्ट्रक्चर की तरह नहीं पा करके न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में स्कैटर्ड पाया गया। फाइनली R.H. Whittaker in 1969 he has given 5 kingdom classification system. इसके बाद 6 system और 8 system भी अभी आ चुके हैं एग्जिस्टेंस में, बट मोस्ट मोर लार्जली, मोर वाइडली, क्योंकि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट इन अभी तक जितने इश्यूज थे उनको कंसिडर करके बनाए गए थे। 6 सिस्टम में अगेन इस 5 सिस्टम का ही मच मोर बाइफर्केशन या स्प्लिटिंग कर दिया गया। 8 सिस्टम इज अगेन 8 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो बिल्कुल ही आज के दिन में कंसिडर्ड नहीं है। वो सारे टर्म्स 8 लेवल क्लासिफिकेशन जो हमने एकदम फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि 8 लेवल्स पर क्लासिफिकेशन किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 किंगडम की जगह 8 लेवल क्लासिफिकेशन अब एक्सेप्ट किया जाता है। जो यहाँ पे ये जो 8 किंगडम सिस्टम दिया गया है, ये एज सच नहीं एक्सेप्ट करके इसको 8 लेवल क्लासिफिकेशन कहा गया है। 6 किंगडम और 5 किंगडम आर द मेजर क्लासिफिकेशन टाइप्स जिनको ज्यादा एक्सेप्टेबल मिला है। 5 किंगडम R.H. Whittaker का 1969 में दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज लार्जली एक्सेप्टेड, जिसके अनुसार मोनेरा इंक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एक बिल्कुल अलग ग्रुप बनाया गया। फंजाई का ही पोजीशन लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्थिति हो रही थी।
3-4 सिस्टम में, इसलिए फंजाई को बिल्कुल एक अलग किंगडम ही बना दिया विटेकर ने। मोस्टली ऑलमोस्ट एवरी member having multicellular organism except for one example, that is yeast. yeast को छोड़ करके पूरे फंजाई सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, हाइफी के बने हुए होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। देन प्लांटी इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमालिया इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स। तो इनमें अब हम यहाँ पर अभी डिटेल्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई देखेंगे। प्लांटी एनिमालिया को शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि प्लांटी एनिमालिया एक वीडियो में वन शॉट में देखना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका रिक्वायरमेंट आया तो हम प्लांटी एंड एनिमालिया का अलग वीडियो देख लेंगे। मेजर आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन हम अभी इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो according to Whittaker, living things have been classified into two groups: prokaryotes without nuclear membrane and eukaryotes. Prokaryotes को मोनेरा term दिया गया, having unicellular organisms without nuclear membrane. Then eukaryotes have been divided into four kingdoms: Protista, fungi, plantae, and animalia. Protista, unicellular nuclear membrane is present. Still unicellular body organization is there. फंजाई वो फर्स्ट ग्रुप है जिनमें सॉरी मल्टीसेलुलर कंडीशन अपीयर होता है, बट टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टिश्यू का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक साथ यूनाइट होके एक पर्टिकुलर काम करें। तो उस तरह का टिश्यू ग्रेड, डिफाइंड टिश्यू ग्रेड डेवलप नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज लूज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स द प्लांटी किंगडम, जिसमें कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग टिश्यूज मिल करके रूट, स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्रूट्स, ये सब ऑर्गन्स हम कह सकते हैं प्लांट्स के, बनाने लगे हैं। तो उन ग्रुप्स को रखा गया प्लांटी में, और भी कुछ कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए। और वो ग्रुप जिनमें टिश्यू भी डेवलप हो चुके, ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम में, डिफरेंट ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ से शुरू होकर के आनस तक खत्म होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इस तरह से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया। तो दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्रोटोटिस्टा एंड प्रोकैरियोट्स और द मोनेरा। दिस इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा को और ब्रेक कर दिया गया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट। तो ये माना गया कि बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको दो हेडिंग में हम पढ़ सकते हैं: unicellular organisms with prokaryotic, autotrophic and heterotrophic type of nutrition है इनका। और यूबैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ये भी हैं। इनका फर्दर डेवलपमेंट, इनकी ज्यादा स्टडी की गई है, और इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकाई, एंड बहुत सारे शेप्स हैं इनके, आगे हम देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यहाँ पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, बस अभी हम 5 किंगडम में मोनेरा में ही आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया देख लेंगे। तो 5 किंगडम में ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, इसलिए 6 किंगडम ये नहीं हम कह सकते हैं कि वो बाद में डेवलप हुआ है तो वो ज्यादा एडवांस्ड है। 5 किंगडम को ही सबसे ज्यादा स्टडी किया गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। एंड दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन केप्ट, और इसके 5 क्राइटेरिया बनाए गए: हैबिटेट, स्ट्रक्चर जिसमें मॉर्फोलॉजी भी है इंक्लूडेड, एनाटॉमी भी, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक हैं, हेटेरोजोइक हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, इन बेसिस पर बनाए कंसिडर किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल कितने तरीकों से हैं, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, इन को कंसिडर करके क्लासिफाई किया गया। एंड देन द लास्ट इज क्लासिफिकेशन, हर ग्रुप का क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टर्स में। तो दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन: मोनोरा प्रोकैरियोटिक, नॉन सेलुलोसिक, इनका सेल वॉल है, सेल वॉल मोनोरा का नॉन सेलुलोसिक है। अगर हम ये 5 किंगडम को देख लें तो सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक एंड एनिमैलिया यूकैरियोटिक। देन सेल वॉल जो बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया माना गया क्लासिफिकेशन का,
जिसमें मोनेरा दे हैव द नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फंजाई में सेलुलोज के बगैर सेल वॉल प्रेजेंट है। एंड प्लांटी में सबसे ज्यादा वेल स्टैब्लिश्ड सेलुलोज सेल वॉल होता है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। एंड एनिमालिया में सेल वॉल बिल्कुल नहीं होता है, उसकी जगह अगर प्रेजेंट है कोई आउटर कवरिंग तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन डिपोजिशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के डिपोजिशन से होते हैं, जैसे कि काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक, और बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर सब में है, यहाँ पे फंजाई से मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलपमेंट, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम डेवलप। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक, दैट इज कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। और मोनेरा में कीमोसिंथेटिक भी हैं, क्योंकि कुछ सेल वॉल कुछ अलग तरह के प्रोटीन्स के भी बने हुए होते हैं, और फोटोसिंथेटिक हैं। अगर ये सेल वॉल इनमें अगर पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, तब ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। एंड अगर ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, देन दे आर द हेटेरोट्रॉप्स, जिसमें मेजर फॉर्म है सैप्रोफिटिक, दैट इज द डिकम्पोज द फूड and then they absorb or and assimilate. Then in Protista, autotrophic, they are mainly their mode of nutrition is photosynthesis, but sometimes they are heterotrophic also. Because the major classification is they are having true nucleus. Then in fungi, they are mostly heterotrophic और parasitic saprophytic, जो डिकम्पोज करके फूड लेते हैं अपना। Then are the plantae, they are majority of mode of nutrition is photosynthetic, that is they are autotrophs, and animals are in largely they are heterotrophic, that is hetero मतलब different, कई तरीकों से ये अपना खाना लेते हैं। होलोजोइक है, सैप्रोफाइटिक है। होलोजोइक में ये फूड को पहले इंजेशन इनटेक करते हैं, इनटेकिंग ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन उसको केमिकल रिएक्शंस होते हैं अलग अलग फूड कंपोनेंट्स पर, उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है उनका, उसके बाद उनको अब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उनका एसिमिलेशन होता है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज द इजेशन। तो ये 5 स्टेप में जो जब न्यूट्रिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक। तो दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनमें 5 कैटेगरीज, 5 क्राइटेरिया बनाए गए, और इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम एक एक किंगडम को अलग अलग देख लें। और एक चीज मैं बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में, बट एवरीथिंग, अगर आप ये इसको मैं पढ़ती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, अगर आपको अलग से नोट्स चाहिए तो लेट मी नो। बट मैंने कोशिश की है कि अगर आप इस पावर पॉइंट को भी पॉज करके या जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हैं। So let's start with Kingdom Monera. They are having only the major group is bacteria. और जैसा मैंने पहले बताया था, जो 6 किंगडम में किया गया है, इसको फिर से डिवाइड किया गया आर्की बैक्टीरिया। द ओल्डेस्ट नोन बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया, आर्की मतलब एंशिएंट, तो जो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया आर्की बैक्टीरिया, और all other bacteria have been kept into the EU bacteria. EU, as I have told you, EU मतलब true. So they are the inhabitants of Kingdom Monera. Bacteria, microorganisms, they are most prevalent. सबसे ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है, हर जगह, हर तरफ, हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। They are bacteria practically everywhere. One grain of soil contains, ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर के लिए ले सकते हैं, नोट्स के लिए ले सकते हैं। नाउ देयर habitat अगर हम देखें तो दे कैन बी फाउंड इन हार्श एनवायरनमेंट, जहाँ पर बहुत कठिन लिविंग कंडीशंस हैं, बहुत हॉट है, बहुत रफ एनवायरनमेंट है, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, देन डेजर्ट्स, देन डीप ओशंस एंड स्नो, जहाँ पर एडवर्स कंडीशंस है, नॉर्मल टेम्परेचर का कहीं नामो निशान नहीं है, उनको हम हार्श एनवायरनमेंट कह सकते हैं, वहां पर से भी रहते हैं। वेरी फ्यू अदर लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव, मेनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स, इसमें पैरासाइट्स भी हैं, पैरासाइट्स जो दूसरे अपने, जिनको अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे होस्ट की जरूरत होती है,
so they are living in other organisms. The 4 shapes of bacteria, बैक्टीरिया के 4 तरह के शेप्स बहुत ज्यादा स्टडी किए गए हैं. दे आर द स्फेरिकल, लाइक स्फेरिकल बैक्टीरिया को कॉकस कहते हैं एज ए होल ग्रुप. द बेसिलस कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया को, कॉमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियम ग्रुप में रखते हैं, और स्पाइरल बैक्टीरिया का स्पिरिलम ग्रुप में रखते हैं टू क्लासिफाई देम. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमन typical bacteria. इसको आप diagrammatic structure भी कह सकते हैं. They are having, these are the pili, or singular is pilus, and these are hair like structures जो मोटाइल, जिनकी वजह से इसको मोटिलिटी मिलती है. बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर डिफरेंट बैक्टीरिया में वेरीफाइड हो सकता है. इसके बाहर एक थिक कैप्सूल है, बैक्टीरियल कैप्सूल या कैप्सिड इसको कहते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल 2 फॉर्म में पाए जा सकते हैं. दिस इज द न्यूक्लियड, जिसमें क्रोमोसोम की तरह का स्ट्रक्चर. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द क्रोमोसोम्स ऑफ द ट्रू यूकैरियोट्स, जिनमें एक कवरिंग तो नहीं होती है, बट हाँ, एनक्लोज इन अ प्रोटीनस कोट डीएनए रहता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉइड. और अनदर स्ट्रक्चर इज हैविंग द DNA, smaller circular DNA strand, that is called as plasmid. So these are the structures present into this. These are the bacterial flagellum with the help of, ज्यादातर बैक्टीरिया में 2 flagellum होते हैं, flagella होते हैं 2 अगर हम कहें तो. This is the cytoplasm rich with different types of granules and ribosomes. So this is the generalized structure of a bacteria. Then bacteria can be divided into 2 types, that Archaebacteria, oldest known living things on earth as Archaebacteria, categorized into bacteria. When viewed under a microscope, they resemble bacteria and are members of Monera. They are fully unique from prokaryotes. Other than this, they are having बहुत ही आर्कीबैक्टीरिया के कुछ पर्टिकुलर हार्श हैबिटेट्स में जो पाए गए बैक्टीरिया हैं, उनको आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में स्टडी किया गया. और इनके टाइप्स, इनके जो इनका हैबिटेट है, जहां ये रहते हैं, उनके बेसिस पे इन्हें 3 तरह में डिवाइड किया गया है. हैलोफाइल्स लिविंग इन मेरीन सॉल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स इन हॉट स्प्रिंग्स, methanogenes in marshy area. Methanogenes are very particular type of bacteria that produce biogas methane. जैसे काउ डंग में जो बैक्टीरिया हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इनका सिग्निफिकेंस में हम कंसिडर कर सकते हैं. So these are the 3 types of archaebacteria. Then comes the eubacteria. Eubacteria are prokaryotic microorganisms made up of a single cell without a nucleus that houses a single circular chromosome that contains DNA. As we are looking here, ये nucleoid है, ये typical एक bacteria का structure है. Eubacteria are significant in field of commerce, agriculture, medicine, and can be either gram negative or gram positive. gram एक स्टेन है, एक साइंटिस्ट के ने इसको बनाया है, उनके बेसिस पे इसको ग्राम नाम दिया गया स्टेन को. और अगर ये स्टेन से पॉजिटिव शो करते हैं, तो उनको वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं. जो स्टेन को रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई कलरेशन नहीं होता है, तो उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर ई कोलाई, लैक्टोबैसिलाई, एजिलोस्पिरम. दीज आर the different types of examples of bacteria. There one more significant characteristic is nitrogen fixation in legumes plants में. legumes plant में ये particular type of bacteria, nitrogen fixating bacteria इनको कहते हैं. ये nitrogen fixation में help करते हैं. इनका न्यूट्रिशन होता है, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. इनमें रिप्रोडक्शन का मोड होता है, जैसा मैंने पहले बताया. हर किंगडम का जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम 5 हेडिंग में पढ़ेंगे. हैबिटेट स्ट्रक्चर, जिनमें मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इंक्लूडेड है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन रिप्रोडक्शन, एंड देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस और क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में ही आ जाएगा उनकी फाइलोजेनी, जहां जरूरी है वहां हम मेंशन कर लेंगे. देन रिप्रोडक्शन बाय फिशन, स्पोरुलेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया में इन तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं. ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल की तरह की कैटेगरीज नहीं होते हैं.
प्लस स्ट्रेन एंड पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं इन प्लेस ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। देन आर द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कर्ड फॉर्मेशन में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन बन करने में, ये दीज आर सम बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया। एंड हार्मफुल तो ये बहुत ही पैथोजेनिक होते हैं, बहुत तरह की बीमारियों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, कॉलराइज हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सेट्रस कॉन्कर और एंड मेनी मोर डिजीजेस। सो ये हो गया आपका किंगडम मोनेरा। देन कम्स द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्रोटोजोआ भी आते हैं। दीज इंक्लूड, इनमें प्रोटिस्टा में मेजर कैटेगरीज हैं, 5 टाइप्स के प्रोटिस्टा इंक्लूड किए गए हैं, जैसा हमने पहले बताया। यूनिसेलुलर, इसको पहले तो यूनिसेलुलर ही कहते थे, अब नया टर्म एक आ गया है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द सेल थ्योरी, जिसमें जो ये कहता है कि सेल अपने आप में एक लाइफ या एक ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता है, तो उसके उस बेसिस पर अब यूनिसेलुलर कंसेप्ट को हटा के एसेलुलर कंसेप्ट लाया गया है। हाउएवर हियर वी आर मेंशनिंग एज द यूनिसेलुलर, but you just imagine that they are the acellular organisms. They include 5 types. They have been classified into 5 categories: chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. ये 5 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा को। Although they are often unicellular, protozoa can be found as colony of cells, में भी बहुत सारे colonial protozoa भी observe किए गए हैं, but still they are not called as the multicellular organisms. Majority of protists are parasites or live in wet terrestrial habitats. Cell of these organisms, which are typically unicellular, have a nucleus that is connected to the organelles. Some of them have locomotion supporting features, जिसको हम देखेंगे जब हम प्रोटोजोआ देखेंगे। Despite being a hypothetical organism, this protist-like ancestor may have shared certain genes with current animals and plants. So it is said एक protist-like ancestral structure को imagination में लिया गया है, and it is said कि वो protist-like, जिसको कुछ साइंटिस्ट ने क्वानोफ्लैजेलेट भी कंसिडर किया है, उसी से सारा लाइफ अर्थ पर डेवलप हुआ है। सम ऑफ द साइंटिस्ट दे हैव दिस कंसिडरेशंस कि सबसे जो एंसेस्ट्रल लिविंग बीइंग है, दैट मे बी अ प्रोटिस्ट लाइक, इन लाइट ऑफ फैक्ट दैट प्लांट, एनिमल, फंजाई all evolved from a common protist-like ancestor. Billions of years ago, scientists suggest that protists serve as a connecting link between the three kingdoms. जो प्रोकैरियोट्स को अगर हटा दें तो बाकी के जो 4 किंगडम्स हैं, उनमें प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक की तरह सर्व करता है, जो पूरे इवोल्यूशन, जो फाइलोजेनी है, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। Now, this protista group has been divided into chrysophytes. Chrysophytes are mostly autotrophs floating in water. Cell wall siliceous. Chrysophytes का ये important characteristic है, cell wall silica का बना हुआ होता है और continuously moving animals हैं या organisms आप कह सकते हैं इनको, animal या plant में इनको हम नहीं रखते हैं, and they form diatomous earth, DE, एक चट्टान की तरह का एक सरफेस बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, which is called as diatomous earth, and that has been formed by the continuous decomposition of these chrysophytes. इन chrysophytes का continuous जो decomposition होता जाता है, मरते जाते हैं, तो इनकी सिलिका डिपॉजिट होती जाती है और ये मिल करके एक डायटमस अर्थ बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन। The cell wall forms overlapping shells. They are marine and freshwater forms. Marine भी हैं, freshwater forms भी हैं. Cell wall deposits used in polishing, oil, filter. ये पॉलिशिंग में यूज होता है। ये जो डायटमस अर्थ का पार्ट है, इसका कमर्शियल यूज है, हो सकता है, पॉलिशिंग में काम आता है, ऑयल फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म में काम आता है और भी कुछ कुछ में। देन आर द डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाई मतलब दो, जैसा नाम से क्लियर है,
The dinoflagellates, they are having, this is one example of dinoflagellate, एक longitudinal और एक transverse flagella पाए जाते हैं, दो flagellum इनमें पाए जाते हैं. They are mostly marine and of various colors. इनमें पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है जो बहुत तरह के कलर्स करता है, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड. These are due to the presence of these yellow pigment, blue pigment, green pigment, red pigment, etc. Red tides, but red dinoflagellates heavily red colored pigment release करते रहते हैं, heavily multiply करते हैं, और इनके heavy multiplication से बिल्कुल red tides बन जाते हैं समुद्र में. और इसीलिए इन ये रेड टाइड्स, लाल जो लहरें दिखती हैं, दैट इज द इंडिकेशन कि यहाँ पे रेड डायनोफ्लैजेलेट्स आर very much in abundance, and they are highly toxic. ये जो red pigmentation इनका जो है वो बहुत toxic है, बाकी जो marine lives जो वहाँ पे animals हैं उनको kill करता जाता है. So that is, they are the dinoflagellates. Then are the euglenoids. Euglenoids are mostly freshwater and found in stagnant water. Stagnant समझते हैं आप, स्थिर पानी, जो बहता हुआ पानी नहीं है, वहां पर ये पाए जाते हैं. प्रोटीन रिच पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेलुलोज का सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन का बना हुआ थिक पेलिकल से बॉडी कवर्ड होती है. फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक इन absence of sunlight, that is heterotrophic. That is very characteristic feature. यूग्लिनॉइड को बहुत ज्यादा इन बिटवीन कैरेक्टर्स इनमें पाया जाते हैं. ये जब इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है काफी सारे यूग्लिनॉइड्स में, जिसका एक एग्जांपल है यूग्लिना. जब ये सनलाइट मिलता है तो ये अपना खाना बना भी सकते हैं, जब सनलाइट नहीं मिलता है तो ये हेट्रोट्रॉप्स एनिमल्स की तरह बना बनाया खाना भी लेते हैं. दे आर इन फेवरेबल कंडीशंस. इज अनफेवरेबल कंडीशंस, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं. सॉरी, ये तो हम स्लाइम मोल्ड्स पे आ गए हैं. एंड द एग्जाम्पल इज यूग्लिना. इनमें भी दो, एक लंबा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा फ्लैजिला होता है. डायनोफ्लैजिलेट्स में एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स होता है. इनमें अंटीरियरली एक लॉन्ग एक शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. दैट इज टू फ्लैजिला आर प्रेजेंट हियर टुगेदर. Then third type is the slime molds. They are saprophytic, that is, they decompose the material and they feed upon them. Found in favorable conditions, they form plasmodium. In unfavorable condition, they form the spores. इनमें रिप्रोडक्टिव अनफेवरेबल कंडीशंस में जब इनको कंडीशंस हार्श हो जाते हैं, तब ये रिप्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे स्पोर्स की तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनमें एक पीस ऑफ न्यूक्लियाई एनक्लोज करता है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म को, और एक हार्ड सिस्ट कवर हो जाता है जो जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, और अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट कर सकता है काफी लंबे समय तक. उनको हम कहते हैं स्पोर्स with cyst, highly resistant, dispersed by air or water. These spores help in propagation of the species of these slime molds. So this is then the fifth slime molds हो गया. उसके बाद आते हैं protozoans, which are mostly largely heterotrophs. जबकि इसमें भी अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कंडीशंस हैं. कुछ कोलोनियल प्रोटोजोन्स हैं, जिसका एक एग्जांपल है वॉल्वोक्स, जो कि अब उनको हालांकि प्लांट ग्रुप में ही रखा गया है, फाइटो ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट इनिशियली उनको कोलोनियल प्रोटोजोन में रखा गया था. तो तब कहा जाता था कि ऑटोट्रॉपिक प्रोटोजोन्स आर द वॉल्वॉक्स. However, the condition is now changed. They are considered as heterotrophs only. They are the primitive animal-like organisms. Example is, अब इसमें 5 इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर 4 तरह के ग्रुप्स बनाए गए हैं. अमीबॉइड ग्रुप में एग्जाम्पल है अमीबा, दे आर प्रेडेटर्स. और इंट अमीबा पैरासाइट्स हैं. इनमें लोकोमोटरी मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्यूडोपोडिया. ये स्यूडोपोडिया अमीबा में बनते बिगड़ते रहते हैं. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक फिक्स स्यूडोपोडिया होता है. तो लोकोमोटरी ऑर्गन इज हियर स्यूडोपोडिया. देन फ्लैजेलेट्स, जिसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, जो कॉज करता है, द डिजीज कॉज बाय ट्रिपैनोसोमा इज स्लीपिंग सिकनेस. अफ्रीका के जंगलों से आए हैं ये प्रोटोजोन्स. They are having flagella or as locomotory organ, and hence they are called as flagellates. Then third class, the most advanced group
they are said to be in the phylogeny or in the evolutionary history. They are the ciliates having cilia for their locomotion. This is the example is Paramecium. And another important character is they are having a cavity, but that is the primitive gut-like structure that is called as gullet. Then are the sporozoans, जो movement जिनमें बहुत ही slight movement होता है with the help of myonemes. ये mostly ये parasites होते हैं, जिसका एक example है plasmodium और malarial parasite. Then these are the diatoms. ये example है chrysophytes के. Now, so this is kingdom protista in short. अब मैं जितना हो सक रहा है मैं आपको क्लासिफिकेशंस भी आउटलाइन दे रही हूँ. डिटेल्स हम अगर आप बोलते हैं चैट बॉक्स में लिखिए तो हम एक एक को अलग अलग देख सकते हैं. देन कम्स द थर्ड किंगडम, दैट इज द किंगडम फंजाई, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्लासिफिकेशंस में क्रिएट करता रहा कि ये प्लांट्स हैं कि ये एनिमल्स हैं. इनको बिल्कुल ही एक अलग किंगडम में विटिकर ने रखा. दे हैव कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक creatures known as fungi. They include the yeast. This is the only example of the unicellular organism. Yeasts are not multicellular. Otherwise, all other the molds, mushrooms, other microbes, they are all multicellular organisms. These organisms fall under category of fungus. आप कॉमनली बहुत बार सुनते हैं फंगस लग गया, फंगस लग गया. तो इसके अंडर में बहुत सारे ऐसे भी आते हैं ऑर्गेनिजम्स जो इडेबल भी हैं, आपके बहुत बेनिफिशियरी भी जिनको आप कह सकते हैं. द क्रिएचर्स मेकअप किंगडम फंजाई आर परवेसिव एंड हैव अ सेल वॉल. ये एक डेफिनेट सेल वॉल है. ऑफ कोर्स इस सेल वॉल का नेचर प्लांट के सेल वॉल से काफी डिफरेंट होता है. मेजॉरिटी में ये फंजाई का जो सेल वॉल है ये काइटिन का बना हुआ होता है. दे कम अंडर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब ये बना बनाया खाना नहीं लेते हैं. ये खाना बनाते नहीं हैं, बना बनाया खाना लेते हैं. दे आर प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ फंगल इलनेस इंक्लूडिंग इन स्किन skin infections. All of examples, they are habitat wise, they prefer the damp, humid मतलब थोड़ा गर्म environment, habitat के रूप में. They are all humid and they prefer damp environment. Fungi typically grow in environment that are both moist and warm enough to support them. The body formed of thread-like hyphae. ये जो स्ट्रक्चर्स थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द हाइफी और नेटवर्क ऑफ हाइफी. ये जैसे हाइफी हो गए, अब इनका पूरा मैश की तरह नेटवर्क बन जाता है जब ये ज्यादा ग्रो करते हैं तो. और ये मैश वर्क ऑफ हाइफी को कहते हैं माइसीलियम. और ये हाइफी दो तरह के हो सकते हैं. या तो इनमें ये सिनोसिटिक हो सकते हैं, दैट इज ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं. या सेप्टेट, दैट इज ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के सेप्टा बने हुए होते हैं, मतलब कई सेल्स, ट्रू सेल्स बने हुए होते हैं. तो ये स्ट्रक्चर वाइज हो गया. रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है प्लाज्मोगैमी, दैट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स. ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. गैमेट प्रोडक्शन का मतलब ये मेल एंड फीमेल नहीं होता है, यहाँ पर भी स्ट्रेन्स ही होते हैं. और इनका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत पर्टिकुलर होता है. ये सबसे पहले हर केस में दो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते हैं. एक डाई कैरियन कंडीशन भी बनता है जिसमें कि दोनों न्यूक्लियस दो स्ट्रेन्स के न्यूक्लियस साइड बाय साइड रहते हैं और एक मेम्ब्रेन से सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डाई कैरियन और डाई कैरियोफेज. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज. एंड then lastly, these two nuclei may fuse together to form a diploid condition, और ये dikaryophase ही divide करके haploid fungi hyphae में convert कर जा सकता है. तो ये दोनों तरह के इसमें रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, asexual भी और सेक्सुअल भी. अब इनके टाइप्स, मेजर टाइप्स हैं इनके: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. ये चार तरह के मेजर ग्रुप्स हैं फंजाई के. फाइकोमाइसिटीज आर एसेप्टेट, दैट इज इनमें सिनोसिटिक स्ट्रक्चर होता है इनके हाइफी का. दे आर
decaying wood. They are found on decaying wood, damp places, and they are mostly parasites. Then ascomycetes are septate. इनमें इस तरह का फिलामेंट पाया जाता है जिसमें कि सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, दैट इज ये डिकम्पोजर्स होते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं। डंग में पाए जाने वाले फंजाई ये होते हैं, फंगस होते हैं। दिस बैक्टीरिया इज रॉन्ग, ये डंग पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको कॉप्रोफिलस कहते हैं। द एग्जाम्पल्स आर पेनिसिलियम ईस्ट यूनिसेलुलर है, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है। Then are neurospora. Neurospora are the example of ascomycetes fungi, जो कि जिनका जेनेटिक इंपॉर्टेंस बहुत है। न्यूरोस्पोरा पे जीन्स का स्टडी बहुत सारा किया गया है। Then are the morels and buffles, which are the edible fungi, जिनमें mushrooms भी आते हैं। Then basidiomycetes, they are also called as bracket fungi or puff balls, commonly called as bracket fungi or puff balls. They are sexually reproducing forms. They are exclusively sexually reproducing forms, but without sex organs. Male and female gonads नहीं present होते हैं। Fusion of two opposite strains causes the sexual reproduction. They are vegetative, that is fraction हो जाता है इनका, और हर fraction एक individual में develop करता है। Then they are having the examples are यहाँ basidiomycetes का example है mushrooms और agaricus. Then astilago, smut and puccinia जो rust होता है। Then the last type of fungi are the deuteromycetes. They are called as imperfect fungi क्योंकि ये हमेशा asexually ही reproduce करते हैं, इनमें sexual reproduction बिल्कुल ही नहीं देखा गया है। The examples are Colectotrichum, Alternaria, Trichoderma. These are the examples, और ये different types of fungi के, ये तो mushrooms के ही different types हैं। So this is the kingdom fungi. नाउ फंजाई का रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स मैंने दे दिया है। फाइकोमाइसिटीज, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोर्स फॉर्मेशन से फाइकोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और दो तरह के स्पोर्स इनमें बनते हैं, जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। जू स्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। देन कोनिडियोस्पोर्स का एस्कोमाइसिटीज के जो स्पोर्स हैं वो सेक्सुअल भी इनमें होता है, एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर से होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज में जस्ट रिवर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडियोस्पोर से। और ये कोनिडियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स ये एक्सोजीनस या होते हैं। एक्सोजीनस का मतलब होता है इनकी कवरिंग नहीं होती है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है और इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई सिस्ट की तरह की कवरिंग नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज दिस कवरिंग इज नॉट फाउंड, सो दे आर द एक्सोजीनस। और एस्कोस्पोर्स में सिस्ट की कवरिंग होती है जिसके अंदर स्पोर इनक्लोज्ड होता है, एंड दे आर द एंडोजीनस। देन अनदर टाइप ऑफ फैक्टर्स जिनको कि और हमें पढ़ना चाहिए इसके पहले कि हम प्लांटी एंड एनिमैलिया देखें, दीज आर द फर्दर ये जो माइक्रोब्स ही हैं जो अभी प्रोकैरियोट में भी नहीं है, यूकैरियोट में भी इनको नहीं रखा गया है, दे आर द वायरसेस। इसके बारे में एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये आपको जानना चाहिए। दे आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनको हम कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी इनको हम कह सकते हैं। वो प्रोकैरियोट्स के भी इनके होस्ट होते हैं, यूकैरियोट्स भी इनके होस्ट होते हैं, बट अगर ये अपने होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो ये नॉन लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म की तरह रहते हैं। और जब ये होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तब ये इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी और फीडिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन दे स्टार्ट एग्जिबिटिंग। तेजी से खाते क्या है, ये होस्ट के टिश्यू को ही किल करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे अपना मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट को किल करते जाते हैं। दे आर their over machinery of host, they take over the machinery, host machinery, host के अंदर जो उनकी physiological metabolic activities है वो पूरा उसको टेक ओवर कर लेते हैं, replicate themselves
and start killing the host. Now these viruses, ये दो तरह के हो सकते हैं. इनकी जो covering होती है, that is explained by Dmitry Ivanovsky, the name of the scientist. It is bodies consisting of nucleic acids, जो आरएनए और डीएनए का बना हुआ होता है, जिसका काम मेनली होता है इन्फेक्शन, जेनेटिक इन्फेक्शन का काम ये करते हैं, और प्रोटीनस कवरिंग प्रोटेक्शन का काम करता है. दैट इज हैविंग अ कोट कॉल्ड कैप्सिड फॉर्म्ड ऑफ कैप्सोमियर्स. ये जो कैप्सिड है वायरस के ऊपर का, ये छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ होता है, जिनको कैप्सोमियर्स कहते हैं. और कैप्सोमियर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर ये वायरसेस दो तरह के हो सकते हैं. Helical example is TMV, tobacco mosaic virus, and polyhedral example or bacteriophage. Bacteriophage मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया के पैरासाइट्स हैं. They are virus crystals भी लैब में फॉर्म किए गए हैं by the scientist W.M. Stanley. Then the types of viruses are explained by M.W. Bezrenic, and these are the contagium are infectious, virum are living, fluidium are the fluid viruses. Then plant viruses are single-stranded RNA, SSRNA इनको डिनोट करते हैं, शो करते हैं. एंड एनिमल वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड भी हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी होते हैं. डीएनए ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. देन बैक्टीरियोफेजेस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. So these are the virus. अब viruses के all भी smaller groups स्टडी किए गए हैं, जिनको वीरियोट्स एंड प्रेऑन्स कहते हैं. जैसे वायरसेस हैं जिनका कि न्यूक्लियर कोट है और प्रोटीनस कोट है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए. बट वीरियोट्स वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, पैरासाइट्स हैं, जिनको आप एक तरह से ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. जब वो अपने होस्ट को इन्फेक्ट कर लें, दे आर हैविंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए. दे डोंट हैव एनी कवरिंग. इनमें सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है इन फॉर्म ऑफ आरएनए और डीएनए, सर्कुलर डीएनए के रूप में हो सकते हैं. देन अनदर टाइप्स आर द प्रायोन्स, जिनमें सिर्फ प्रोटीनस कैप्सूल है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है. these are called as prions. And third type are the virioids. They are discovered by T.O. Diner, and they cause potato spindle tuber disease, only genetic material present of low molecular weight RNA. These are virioids बने हुए होते हैं low molecular weight RNA के. Prions cause bovine spongiform encephalopathy, that is called as BAC. ये एक disease का नाम है. Its analogous variant is discovered by Dr. Jacob. Disease is called as CJD. जैकब के बाद के नाम पर इसको रखा गया है. That is found in humans. Then another type of combination is algae और fungi को मिला करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए गए हैं, जिनको कहते हैं लाइकॉन, जो बहुत ही अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में डेवलप करते हैं. ये दो तरह के हो सकते हैं, फाइकोबायंट एल्गी प्रोवाइडिंग फूड एंड माइकोबायंट फंजाई. इनमें दो एल्गी फंजाई का सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर है, जिसमें एल्गी फाइकोबायंट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खाना बनाते हैं, और माइकोबायंट होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, जो शेल्टर और मिनरल और वाटर प्रोवाइड करते हैं. और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लाइकेन. तो लाइकेन पॉल्यूटेंट इंडिकेटर की तरह भी लाइकेन को कहा जाता है, क्योंकि जहां लाइकेन है इसका मतलब वहां पोल्यूशन बहुत कम है. Now comes the kingdom Plantae and kingdom Animalia. Plantae already I have told you, जिनमें mostly plants वो हैं जिनमें chlorophyll होता है, और they are mostly autotrophs except for certain parasites which feed on insects, and they are partially heterotrophic. जिसका example है bladderwort and Venus flytraps, and parasites होते हैं जिसको example है cuscuta. तो इसके अलावा बाकी के इसका एक बड़ा क्लासिफिकेशन है. दे आर डिवाइडेड इनटू क्लासिफाइड इनटू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. दे आर द पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज ऑफ प्लांट्स लाइक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. दैट इज gametophytic phase is the sexual phase and sporophytic phase is the asexual phase.
जो ऑल्टरनेटिवली पाया जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं ये। एंजियोस्पर्म्स मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स जितने भी हैं, these are the angiosperms, these are the जिम्नोस्पर्म्स। सो इसका क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन यहाँ पर हमने दे दिया है। क्लासिफिकेशन, दे हैव बीन क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, प्लांट का हर्ब, श्रब एंड ट्री होते हैं। उसके बाद इनका लाइफ साइकिल के बेसिस पर कितना लंबा इनका लाइफ साइकिल है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल मतलब बस इनका 1 साल का लाइफ है, सिंगल सीजन का लाइफ साइकिल है। बाइनियल, बाई मतलब 2, दे require 2 years to complete their life cycle. Then they are the perennials, जो 2 से ज्यादा साल तक रहते हैं। इनमें हर्ब, श्रब, ट्री सब आते हैं। एंड इनके डिटेल्स आप यहाँ से दिस नाउ द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में क्लास plantae has been divided into gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms are the evergreen, native to temperate zone. 700 species known है. They are the non-flowering plants producing seeds without production of flowers and fruits. खुले seeds होते हैं. They include the pine, cycad, cedars, and anthophyta or angiosperms include all type of plants. तो ये हो गया आपका प्लांटी, ये हो गया प्लांट्स के टाइप्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। इनमें मोनो जिम्नो एंजियोस्पर्म्स जो ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये 2 मेजर ग्रुप में होते हैं। मोनोकोटिलेडन्स, ये एक कॉट वाला plant है, it is called as they have the flowering plants with seed containing only one cotyledon, single cotyledon है। और इनके plants में ये parallel veins पाया जाता है लीव्स में, जबकि डाइकॉट में ये 2 cotyledons हैं और इनके लीव्स में बहुत सारे इस तरह के एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिससे कि ब्रांच स्ट्रक्चर्स निकलते रहते हैं। एंड दीज आर द स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स, रिंग में वास्कुलर बंडल्स हैं। फ्लावरिंग फ्लोरल पार्ट में 3 के मल्टीप्लिकेशंस में होते हैं, ये 5 के मल्टीप्लिकेशंस में होते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्लांट। एंड देन कम्स द एनिमेलिया। एनिमेलिया इज अगेन अ वास्ट किंगडम, जिसको कि बहुत ही ज्यादा इसमें डाइवर्सिटीज पाए जाते हैं। एंड दे आर द मोस्टली हेट्रोटिपिक हेट्रोफाइटिक प्लांट्स। इनको अगर हम शुरुआत से इनकी फाइलोजेनी देखें तो एक कॉमन प्रोटोजोन एंसेस्टर से इट इज सेड दे मस्ट हैव इवॉल्व्ड, जिसको हम क्वानोफ्लैजिलेट भी कहते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे बहुत ही प्रोटिस्ट लाइक एंसेस्टर्स भी कंसिडर करते हैं। दे हैव बीन इंक्लूडेड इनटू में 2 इनमें मेजर ग्रुप्स बनाए गए हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वो हैं जिनमें कि बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है या नोटोकॉर्ड नहीं होता है। रादर वर्टिब्रल कॉलम भी एक ऐसा टर्म है जो सारे कॉर्डेट में नहीं पाया जाता है, रादर नोटोकॉर्ड सारे कॉर्डेट में पाया जाता है। तो जिनमें पाया जाता है वो हो जाते हैं कॉर्डेट, जिनमें नहीं पाया जाता है वो हो जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट शुरू होते हैं स्पॉन्जेस से, देन टीनोफोर्स से। इनमें ये रेडिएटल, बाइलेटेरिया, दीज आर इंडिकेटिंग द सिमेट्रिकल कंडीशंस। देन दीज आर निडेरियन, सिलेंट्रेट्स हो गए, देन ड्यूट्रोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स। जब इसीलिए मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के का भी नाम लिया था, जिसके बारे में हम डिटेल्स इस वीडियो में नहीं जा पाए हैं। जब जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होता है, क्लीवेज जब होता है, ब्लास्टुला बनता है, तो अगर पहले माउथ बनता है तो वो प्रोटोस्टोमिक्स होते हैं, और प्रोटोस्टोमिक्स में ये सारे एनिमल्स आते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और ड्यूट्रोस्टोम शुरू होते हैं काइनोडर्माटा से, जो हायर फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जो कि कॉर्डेट्स में बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें पहले एनस बनता है। दोज आर कॉल्ड एज द ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम ग्रुप में काइनोडर्म्स आते हैं, कॉर्डेट्स आते हैं। और इनका जो क्लैड सिस्टम है, क्लैडिस्टिक्स में सीलोमेट्स, जो ट्रू सीलोम्स डेवलप होते हैं, एक साइड जाता है। दिस इज द प्रोटोस्टोमिक ब्रांच एंड दिस इज द ड्यूट्रोस्टोमिक ब्रांच। ड्यूट्रोस्टोमिक में काइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स आते हैं। कॉर्डेट्स में फिर वर्टिब्रेटा एंड ओनली कॉर्डेट्स, जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, और वर्टिब्रेटा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। और ये सारे ग्रुप जो हैं, these are the worm-like structures, minor phyla, rotifers, mollusks, annelids, arthropods, लोफोफोरेट एनिमल जिनमें ये टेंटाकुलर फीडिंग पाई जाती है। ये पूरा ग्रुप हो गया। तो एनिमल एंड प्लांट को अगर आपको जानना है
तो बिल्कुल ही हमें अलग से देखना होगा। यहाँ पर एक आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन हमने दे दिया है। ये वर्टिब्रेटा विथ बैकबोन है, ये विदाउट बैकबोन है। कॉर्डेटा को हम कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द डिटेल्स हैव बीन गिवन हियर। स्लाइड में मैंने दे दिया है वर्टिब्रेट्स को, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो चुका है। इनको हम 5 क्लासेस में बांट सकते हैं: पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमीलिया। ये कॉर्डेटा का स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। दे प्रोटोकॉर्डेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, एंड वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा को पहले 3 भाग में बांटा गया था: हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा, एक्रेनिएटा, दैट इज नो क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स बॉक्स नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। जिसमें हेमिकॉर्डेटा अब इवोल्यूशनरी बेसिस पर हेमिकॉर्डेटा को अब कंप्लीटली नॉन कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप में रखा गया। नाउ दिस इज द फाइनल। किस तरह से प्लांटी ग्रुप एनिमेलिया ग्रुप को जब सब डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में, तो 8 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैन का। होमो सेपियंस एग्जांपल्स में आएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमो सेपियंस। ये पूरा एक एग्जांपल देकर के मैंने अपना मैन का ही एग्जांपल लेकर के, जैसे डोमेन 3 डोमेन्स हैं: यूकैरिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। किंगडम 5 हैं, जिसको यहाँ पे 6 दिया गया है, बट ज्यादा माना जाता है। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। देन फाइला में आ जाते हैं: कॉर्डेटा, मोलस्का, पॉरीफेरा, ये 10 फाइला हैं ऑल टुगेदर। देन आर द क्लासेस डिफरेंट ग्रुप्स के। अब यहाँ पे ये लास्ट में ये प्राइमेट्स, होमिनिडी, होमो सेपियंस, ये मैन का क्लासिफिकेशन आपको जस्ट समझाने के लिए रखा गया। So this is all about the biological classification at the level of नीट के एग्जाम्स के लिए, एनसीईआरटी के हर तरह के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हैं। क्लास 11 के लिए तो हैं ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आएगा। प्लेलिस्ट में मैं इसको इंटरमीडिएट के अंदर रखूंगी, और कुछ और जेनेटिक्स पर स्पेसिफिकली 12 के लिए भी कुछ रिक्वेस्ट हैं। सो लेट अस सी, हम अभी इसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। I hope do like, share, subscribe my channel if you like it. Tell about this channel to your friends जो पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जब छूट जाते हैं तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। बेल आइकन दबाइए तो आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अब मेरे वीडियोस के। और ये लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, इन किसी में एक नया पैसा भी नहीं लगता है। तो इसलिए बस ये आपके हेल्प के लिए है। और क्या आपको चाहिए, यू जस्ट टेल मी।